So, in today's lecture of chemistry, we'll be gonna studying the second last chapter of the first year chemistry PMDC, that is the thermochemistry and energetics of chemical reactions. फिज़िक्स में हम इस चैप्टर को ऑलरेडी बहुत डिटेल में तो पढ़ चुके हैं, और वो थर्मोडायनामिक्स था और ये भी थर्मोडायनामिक्स है और इसकी ब्रांच है थर्मोकेमिस्ट्री। कुछ फ़र्क नहीं है, इक्का दुक्का भी फ़र्क नहीं है, बस ये है कि कुछ चीज़ें एड ऑन्स हैं इस चैप्टर में। तो ये चैप्टर मैंने फ़िज़िक्स के साथ इसलिए नहीं पढ़ाया था फ़िज़िक्स के साथ, क्योंकि इससे पहले क्योंकि ये चैप्टर जो है ना, ये मर्जिंग ऑफ टू चैप्टर्स है। मर्जिंग ऑफ टू चैप्टर्स यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो हमने पढ़ा और केमिकल काइनेटिक्स जो पढ़ा, उससे कुछ चीज़ें इसकी एड ऑन्स होकर थर्मोकेमिस्ट्री बनाया गया है। ठीक है ना। तो कुछ बेसिक डेफिनेशंस तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फिज़िक्स में, मगर मैं इस चैप्टर की कुछ चीज़ें दोबारा रिव्यू कराता जाऊँगा और थर्मोकेमिस्ट्री को मैं आज इंशाल्लाह कंप्लीट कराऊँगा। सो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस और एडवांस नॉलेज में जाएंगे हम और उसको पढ़ेंगे। तो मैंने बताया था कि हमें इससे पहले के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, लाइक एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, तो वो हम पढ़ चुके हैं अब केमिकल इक्विलिब्रियम में भी और काइनेटिक्स में भी, तो अब उसके बारे में हम और पढ़ेंगे। सो थर्मोकेमिस्ट्री के मैंने सारे एसएलओज रिव्यू कर लिए हैं। ये इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री को एंड करके सेकेंडरी केमिस्ट्री पर आएंगे। सेकेंडरी केमिस्ट्री तो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी ख़त्म करा दूँगा, उम्मीद तो है। तो आगे बढ़ते हैं और उस चैप्टर को पढ़ते हैं। सो उस चैप्टर के जो सिलेबस है या उस चैप्टर की जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने हाईलाइट कर लिए हैं अपने पास इन द फॉर्म ऑफ द पिक्चर। सो अब हम पढ़ते हैं पिक्चर्स के साथ और देखते हैं इस चैप्टर के बारे में। सो थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। Broadly speaking, thermodynamics is a branch of physics that deals with the relationship that heat, temperature, and work have with radiation, energy, and the physical properties of matter. Thermochemistry, on the other hand, is a branch of chemistry that deals with the study of heat changes, यानी कि enthalpy जो हम पढ़ेंगे, that accompany a chemical reaction. ठीक है ना। हीट चेंजेस जो केमिकल के रिएक्शन में होती हैं उसके बारे में डील करती है थर्मोकेमिस्ट्री। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस हमारे पास होते हैं। एज वी नो दैट द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व अ चेंज, हर केमिकल रिएक्शन में चेंज होता है। सम रिएक्शंस हीट इज़ प्रोड्यूस्ड, कुछ में हीट आपकी जनरेट होती है, एंड टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम राइजेस। समटाइम्स हीट इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्शन टू हैपन, सो इट्स टेकन फ्रॉम द सराउंडिंग कॉजिंग अ टेम्परेचर ड्रॉप। कभी कभार हमें क्या टेम्परेचर चाहिए होता है सराउंडिंग से, तो जब भी आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाता है और वो उस बॉन्ड की नहीं, आप उस रिएक्शन की नहीं यूज़ हो जाता है। These changes in a heat can be defined as follows: exothermic और endothermic reactions. Exothermic की बात करें, it is a reaction in which energy is given off या liberate या release to the surrounding, causing a temperature rise in the surroundings. मैं पढ़ा चुका हूँ। This happens because the final energy content of the products is lower than the energy content of the reactants. मैंने बताया था कल केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर में कि एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट्स नीचे होते हैं और रिएक्टेंट्स ऊपर होते हैं, वाइल ये एक्टिवेशन एनर्जी आपकी होती है। तो इसमें भी वही बात है, बिकॉज द फाइनल एनर्जी कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट्स की आपके पास लोअर होती है, PL यानी कि प्रोडक्ट्स की लोअर होती है, और रिएक्टेंट्स की आपकी हायर होती है, RH रिएक्टेंट्स हायर। सो यही बात है। एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें, इट्स द रिएक्शन वेयर एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, एनर्जी चाहिए होती है, एब्जॉर्बिंग की नहीं है, एंड इज टेकन फ्रॉम द सराउंडिंग कॉजिंग अ टेम्परेचर ऑफ ड्रॉप इन अ सराउंडिंग। सही है ना। This happens because the final energy of the content of the products is higher than the reactants final content, so the energy is taken from the surroundings. तो ये वजह थी आपकी क्या कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट्स की एनर्जी हाई होने पर और रिएक्टेंट्स की एनर्जी लो होने पर। ठीक है ना। सो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक तो हमें अच्छा कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि हाँ यार, एक बेसिक इंट्रो था थर्मोकेमिस्ट्री का। सो आगे बढ़ते हैं और एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स को एक दफ़ा फिर देखते हैं जो हमने कल बनाई थी अपने लेक्चर में। सो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो होती है द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिएक्शन दैट शोज द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन एज द रिएक्टेंट्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू द प्रोडक्ट्स। जैसे ही आपके रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में फॉर्म होते हैं तो उसकी जो ग्राफ होती है रिएक्शन की, उसे कहते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। सो इट शोज़ अ सिंगल एनर्जेटिक पाथवे ऑफ अ रिएक्शन। इट शोज़ अ सिंगल एनर्जेटिक पाथवे, एक सिंगल एनर्जी का पाथवे होता है रिएक्शन का, तो ये वो शो करता है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। सो इसके लिए क्या होना चाहिए कि रिएक्टेंट्स जो होते हैं हैव टू पास, रिएक्टेंट्स को पास करना होगा थ्रू एन एनर्जी बैरियर,
एक एनर्जी बैरियर, क्या होता है वह एनर्जी बैरियर? एक्टिवेशन एनर्जी, रिक्वायर्ड एनर्जी या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक ही बात है एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब, ठीक है ना। एज वी कैन सी, अगर हम डायग्राम बनाएं कि अगर रिएक्टेंट्स की जो एनर्जी है वो प्रोडक्ट से, ये रिएक्टेंट्स आर और ये प्रोडक्ट्स पी से हायर है, ठीक है ना। सो ये मेरे पास H1 है और जहाँ पर ये प्रोडक्ट्स के पास आ रही है नीचे, ये मेरे पास H2 है और दिस इज़ द वी हैव एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस बैरियर इज़ कॉल्ड, जिसमें प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना है, इसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। सो एनर्जी ऑफ अ रिएक्टेंट इज हायर देन द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स, सो एक्स्ट्रा एनर्जी विल बी गिवन ऑफ फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग, यानी कि इसमें रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा है तो एक्स्ट्रा एनर्जी रिएक्टेंट्स को देनी पड़ेगी सिस्टम के अंदर, सराउंडिंग्स के अंदर, सॉरी। मैंने बता चुका हूँ मैं सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, दोबारा नहीं बताऊँगा। तो सिस्टम को सराउंडिंग में आपकी एनर्जी लिबरेट करनी होगी। फॉर दिस रिएक्शन डेल्टा H इज इक्वल टू H1 माइनस H2, क्योंकि H1 हायर वैल्यू पर है और H1 माइनस H2 आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि एक्सोथर्मिक के प्रोडक्ट्स की नीचे होती है एनर्जी। सो हमेशा रिएक्शन में क्या होगी, डेल्टा H इज इक्वल टू ऑलवेज नेगेटिव फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। अगर मैं आगे बात करूं एंडोथर्मिक रिएक्शन की, ये हमारे पास थी फॉर एक्सोथर्मिक। अगर मैं एंडोथर्मिक की बात करूं तो इसमें आपके जो रिएक्टेंट्स हैं आर, ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं और यहाँ तक आपकी जो है एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी, और प्रोडक्ट्स की एनर्जी यहाँ पर H2 है और रिएक्टेंट्स की एनर्जी यहाँ पर H1 है। सो और ये आपके पास एक एनर्जी बैरियर है। तो इसके लिए क्या होगा, सिस्टम टू ट्रांसफॉर्म द रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स, द रिक्वायर्ड एनर्जी इज टेकन फ्रॉम द सराउंडिंग। रिएक्टेंट्स ने एनर्जी ली तभी तो वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए, तो सराउंडिंग से एनर्जी ली गई। दिस इज फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड देयर विल बी अ ड्रॉप इन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। जब मैं सराउंडिंग से टेम्परेचर यानी कि हीट ले लूँगा तो सराउंडिंग में टेम्परेचर कम होगा। फॉर दिस रिएक्शन H2 हायर वैल्यू पर है H2 से, तो H2 माइनस H1 एंड इट वुड बी पॉजिटिव। दिस इज़ कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। सो आगे बढ़ते हैं। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स आपने देख लिए हैं, तो अब जो है हम आगे बढ़ने के साथ साथ जो है और चीज़ों को भी कवर अप करेंगे। तो पढ़ते हैं आगे। एनर्जी चेंज विद ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग। एक मिनट, ये क्या हो रही है यार। एनर्जी चेंज विद ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स इन अ केमिकल्स, इसको पढ़ते हैं। एनर्जी इज़ रिलीज्ड या फिर एब्जॉर्ब्ड बाय अ सिस्टम, मगर क्यों, वाई? द आंसर इज़ दैट ऑल केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। एक तरफ ब्रेकिंग होती है और एक तरफ मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स होती है। ब्रेकिंग अ बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी, एब्जॉर्बिंग यानी चाहिए होती है। सो एन एंडोथर्मिक चेंज अकर्स व्हेन अ केमिकल बॉन्ड इज ब्रोकन। व्हेन अ केमिकल बॉन्ड इज ब्रोकन एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये याद कर लो, एमसीक्यू में सबसे ज़्यादा ये बात पूछी जाती है। एनर्जी इज रिलीज यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में न्यू केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म। सो एन एक्सोथर्मिक चेंज अकर्स व्हेन अ केमिकल बॉन्ड्स इज मेड वेदर अ रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, दोनों में से कोई भी हो। इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी नीडेड, जो एनर्जी चाहिए होती है टू ब्रेक द बॉन्ड्स यानी कि रिएक्टेंट के एटम्स के लिए, एंड द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द न्यू बॉन्ड्स प्रोडक्ट मॉलिक्यूल फॉर्म, ठीक है ना। तो इसके लिए आप कह सकते हो कि डिपेंड करती है एनर्जी, चाहे वो एक्सोथर्मिक हो चाहे वो एंडोथर्मिक रिएक्शन। एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स। टू अंडरस्टैंड एनर्जी एसोसिएटेड विद द केमिकल रिएक्शंस वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट एनर्जी इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट इन द यूनिवर्स। एनर्जी हमेशा कॉन्स्टेंट होती है यूनिवर्स में, but the universe is divided into two parts. The system we study in this case a chemical reaction and the surroundings. मैं बता चुका हूँ सिस्टम और सराउंडिंग्स क्या होती हैं। हीट क्या होती है, एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू द मोशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, करेक्ट। वर्क क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, करेक्ट। हीट एंड वर्क आर पाथ डिपेंडेंट। हीट और वर्क जो होता है पाथ डिपेंडेंट होता है, मगर मैं एक चीज़ बताना चलूँ यहाँ पर कि इंटरनल एनर्जी जिसे हम कहते हैं डेल्टा U इज़ ऑलवेज इंडिपेंडेंट
ऑफ पाथ फॉलोड, ये बात आपको कहीं नहीं मिलेगी, मैंने बताई है, बड़ी कॉन्सेप्चुअल। और इसी के साथ साथ एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एक मिनट, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, ठीक है ना। एनर्जी इज़ अ स्टेट फंक्शन, एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है। दैट्स वाई वी जस्ट नीड टू नो द डिफरेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट ऑफ द सिस्टम। सिर्फ इंटरनल एनर्जी स्टार्ट वाले पॉइंट पे डिपेंड करती है और एंड वाले पॉइंट पर डिपेंड करती है, इसके बीच में कितना जिगजैग पाथ पैटर्न हुआ इसको डिपेंड नहीं करती, ठीक है। हीट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व या फिर एब्जॉर्ब इन अ केमिकल रिएक्शन when the molar quantities of the products and the reactants being the same as presented in the chemical equation is called heat of reaction। समझाने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेशन से ही समझ आ रहा है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या फिर नेचुरल प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस का मतलब बिल्कुल अचानक हुआ, अ प्रोसेस विच टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन विदाउट एनी आउटसाइड असिस्टेंस, किसी विदाउट फोर्स के, एंड मूव्स फ्रॉम अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट टूवर्ड्स एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज टर्म्ड एज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नेचुरल प्रोसेस। A reaction will also be called a spontaneous process if it needs energy to start with, but once it is started, then it proceeds on its own। इसको भी हम spontaneous process कहते हैं, मगर stimulated process अलग होता है। stimulated process ऐसा होता है जिसमें हमें किसी चीज़ की मदद चाहिए होती है, जैसे कि हम लेज़र में बात करते हैं। लेज़र में क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन्स को फोटॉन्स चाहिए होते हैं स्टिमुलेट होने के लिए, मगर यहाँ पे स्पॉन्टेनियस है। तो स्पॉन्टेनियस विदाउट एनी इमिशन या विदाउट एनी फोर्स या विदाउट एनी आउटसाइड हेल्प, ठीक है ना, इसको हम स्पॉन्टेनियस या नेचुरल प्रोसेस कहते हैं। अच्छा, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और इंटरनल एनर्जी और इसी के साथ साथ वर्क डन इज़ ऑल्सो द इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलो, ठीक है ना। तो ये तीनों चीज़ें आप समझ लेना, क्वेश्चन MCQs में आ सकती है कभी कभार के बाद। तो अब पढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक को, दैट इज़ द इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी पढ़ चुके हैं, मगर दोबारा पढ़ लेंगे, कोई मसला नहीं। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इन द सिस्टम इज कॉल्ड द इंटरनल एनर्जी, डेल्टा U। The kinetic energy is due to the translational, rotational and vibrational motions of a particle. The potential energy accounts for all the types of attractive forces present in the system, ठीक है ना, ये बात आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसलेशनल मोशन जो होता है, मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, और इसी के साथ साथ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हमारे पास, like H2 is vibrating in a vibrating motion, और इसी के साथ साथ टेट्रा एटॉमिक जो होते हैं हमारे पास, वो है कि BF3 is rotating, rotational motion, बोरॉन टेट्राफ्लोराइड, ट्राइफ्लोराइड सॉरी। तो ये हमारे पास सारे मोशंस हैं। तो आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो एक टर्म है स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन इज़ अ मैक्रोस्कोपिक यानी कि बड़े अमाउंट पर प्रॉपर्टी है ऑफ अ सिस्टम विच हैज़ सम डिफाइनाइट वैल्यूज़ फॉर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स एंड विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ अडॉप्टेड टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज। समझ आई बात? यानी कि एक ऐसा फंक्शन है या प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम है मैक्रोस्कोपिक पर जिसके पास कुछ डेफिनेट वैल्यूज़ हैं कि वो अपने स्टार्टिंग यानी कि इनिशियल और एंडिंग यानी कि फाइनल स्टेट्स पर डिपेंड करती है, मगर इंडिपेंडेंट है पाथ फॉलोड पर, जो मैंने बताया था, एज लाइक इन द इंटरनल एनर्जी। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डेल्टा E इज़ अ स्टेट फंक्शन। डेल्टा U या डेल्टा E इंटरनल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं, इसका जो चेंज होता है दैट इज़ कॉल्ड द स्टेट फंक्शन, यानी कि उस फंक्शन की स्टेट क्या है। हीट इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, हीट सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है। एग्जाम्पल MCQ के लिए नोट कर लो। इट इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी की क्वांटिटी है दैट फ्लोज अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ अ सिस्टम ड्यूरिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स। हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल Q। जब भी हम हीट ऐड करते हैं तो वो Q से डिनोट की जाती है। सो अब बढ़ते हैं अपने मेजर टॉपिक के ऊपर, थर्मोडायनेमिक्स। सो वी हैव फर्स्ट लॉ
ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है ये मैं बताऊँ दोबारा, सिर्फ बता रहा हूँ, लिखूँगा नहीं, आपको पहले से पता है ये बात। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, हम सेकेंड लॉ भी पढ़ चुके हैं इवन हम फिजिक्स के अंदर, कि कार्नोट एंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं है। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिसको डील करना बहुत ज़रूरी है। सो डेल्टा ई या डेल्टा यू इज़ इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू, ये बात तो आपको पता है। दिस इज़ द या डेल्टा क्यू प्लस डब्लू या डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्लू भी हो सकता है। वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, डेल्टा यू इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्लू, वर्क डन बाय द सिस्टम। मैं बता चुका हूँ वर्क डन बाय सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव। डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस पी डेल्टा वी। सो क्यू वी जो है मेरे पास, ये एक ऐसी वैल्यू है कि हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल्स द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगर मेरे पास यहाँ पर डेल्टा वी जो है ज़ीरो हो जाए कांस्टेंट, सो डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू डेल्टा यू, ये हम पढ़ चुके हैं फिज़िक्स के अंदर, ठीक है। इंथैल्पी की बात करते हैं कि इंथैल्पी क्या होती है। अच्छा, ये तीनों इक्वेशंस जो है ना, ये याद कर लो, एमसी उसके लिए न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हम सॉल्व भी कर चुके हैं, आगे भी करेंगे ना उसमें पास पेपर में इंशाल्लाह। सो एंथैल्पी इज़ इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी E प्लस द प्रोडक्ट ऑफ pressure and volume PV. It is represented by the H. Enthalpy is a state function, यानी कि ये path independent होती है। Enthalpy भी ऐड कर लो, is the path independent and it is measured in joules. So H is equal to enthalpy is equal to E plus PV, यानी कि internal energy plus PV, या फिर H is equal to डेल्टा H इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस पी। याद कर लो ये वाला फार्मूला भी। सो अब इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं एंथैल्पी के भी, उसको भी देख लेते हैं। सो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स, डेल्टा H इज़ इक्वल टू एंथैल्पी का चेंज इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस पी डेल्टा V। डेल्टा H इज़ इक्वल टू डेल्टा E प्लस पी, सॉरी डेल्टा U होगा, ये कुछ जगह E रिप्रेजेंट किया था इंटरनल एनर्जी, कुछ जगह U से रिप्रेजेंट किया था है पी डेल्टा V प्लस V डेल्टा P, और डेल्टा H इज़ इक्वल टू Q प्लस P डेल्टा V। ये सारे फार्मूला याद कर लो। डेल्टा H इज़ इक्वल टू QP, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, is equal to the change in enthalpy, और delta H is approximately equal to delta U. For solids and liquids, because their volume change is negligible, for gases, अगर मैं gases की बात करूँ, delta H is equal to delta U is equal to plus delta nRT, PV is equal to nRT, याद है? तो ये उससे निकला है आइडियल गैस इक्वेशन से, और ये वाला रिलेशन है फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, क्योंकि वहाँ पर वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है, वॉल्यूम चेंज नेग्लिजिबल होता है। सो अगर मैं एक पॉइंट की बात करूँ तो डेल्टा H इज़ इक्वल टू डेल्टा E या डेल्टा U, सॉरी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सो हेयर डेल्टा N यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इज़ इक्वल टू 0। एक और बात करूँ कि डेल्टा H एंथैल्पी चेंज इज़ ग्रेटर दैन द इंटरनल एनर्जी, so it means delta N is greater than 0 number of moles. If delta H is less than the internal energy, so delta N is also less than the 0.
सो एक बात याद रखो, सॉलिड्स विच हैव मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म, सॉलिड्स विच हैव मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म वो पोजेस करते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ एंथैल्पी चेंज। ये बात याद रखो, ठीक है ना। सो अब अपने इस चैप्टर की बस कुछ एंडिंग्स पर बढ़ते हैं, मगर वो एंडिंग्स बहुत डिटेल में हैं तो उसको पढ़ना लाजमी है। सो कुछ टर्म्स हैं, इसको पढ़ते हैं। वी हैव एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन, जिसको डिनोट करते हैं डेल्टा एच आर सी। इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द हीट कंटेंट, या फिर तो हीट कंटेंट और इंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट्स, जिसको हम कहते हैं H2 से डिनोट करते हैं, इज़ लेस दैन द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट विच इज़ H1। सिंस द सिस्टम हैज़ लॉस्ट हीट, सिस्टम ने क्या किया, हीट को लॉस्ट किया है, लिबरेट किया, lost heat, we can say that the enthalpy change for the reaction delta H is negative। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ जब उसने हीट को लॉस किया। सो फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन द एंथैल्पी चेंज डेल्टा H इज पॉजिटिव फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंड एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन डेल्टा H आर फॉर प्रोडक्ट ऑफ, अगर मैं एक बात करूँ H2O की, जो कि लिक्विड फॉर्म में था, जो कि बना आपका किसके कंबाइन होने से, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के कंबाइन होने से, गैशियस फॉर्म में। सो ये हमारे पास की जो एंथैल्पी चेंज, दैट इज़ द हीट ऑफ रिएक्शन, सॉरी, दैट इज़ -285.8 किलो जूल्स मोल इनवर्स, दैट इज़ कॉल्ड द एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और टर्म है, दैट इज़ द स्टैंडर्ड एंथैल्पी, जो इसको पढ़ते हैं। The standard enthalpy of a reaction is defined as the enthalpy change which occurs when the number of moles of the reactants, as indicated by the balanced chemical equation, react together completely to give the products under standard condition। याद है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड प्रेशर, STP, तो उसी के लिहाज से ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी है जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के कंडीशंस पर होती है। At 25 degrees centigrade and 1 atmospheric pressure, all the reactants and products must be in their standard physical states. This is called the standard enthalpy। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा HF क्या होती है, इसको पढ़ते हैं। ये सब काम आएंगे, बताता हूँ किस चीज़ में काम आएंगी। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड इज डिफाइंड एज द चेंज ऑफ एंथैल्पी डेल्टा H व्हेन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड इज फॉर्म व्हेन इट्स एलिमेंट्स it is noted by delta HF. Its units are kilojoule mole inverse. For example, the enthalpy of formation delta HF for MgO, magnesium oxide, is equal to -692 kilojoule mole inverse. Heat of formation of delta HF for carbon dioxide is -393.7 kilojoule mole inverse। यानी कि जब एक मोल कंपाउंड आपका फॉर्म होगा एक एलिमेंट से, दैट इज़ कॉल्ड द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। मैं आगे बताऊंगा इसका मतलब। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन डेल्टा H डिग्री, द स्टैंडर्ड और 80 इसके साथ लिखते हैं हम। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन delta H 80 of an element is defined as the enthalpy change when 1 mole of a gaseous atoms is formed from the element under standard conditions। क्या डिफाइन करूँ, इसमें क्या समझाऊँ, सिर्फ डेफिनेशन याद कर लो और समझ लो कि जब भी आपका 1 मोल ऑफ गैशियस एटम बनता है एलिमेंट्स के अंदर फ्रॉम स्टैंडर्ड कंडीशंस। फॉर एग्जांपल द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ 218 किलो जूल मोल इनवर्स। अच्छा, एंथैल्पी ऑफ, हाँ बल्कि इसी के आगे बढ़ते हैं। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन delta Hn, the standard enthalpy of neutralization delta Hn is the amount of heat evolved when 1 mole of hydrogen ions यानी कि protons from an acid reacts with 1 mole of hydroxide ions from a base to form 1 mole of water। For example, the enthalpy of neutralization of sodium hydroxide by hydrochloric acid is -57.4 kilojoule mole inverse। Enthalpy of neutralization for any strong acid with a strong base is approximately the same
अभी याद कर लो ये टर्म, स्ट्रॉन्ग बेस और स्टर्म बेस के नहीं यही वैल्यू होती है -57.4। अच्छा कुछ वैल्यूज़ याद कर लो, कुछ नहीं भी करनी तो मसला नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन याद कर लो, वैल्यूज़ हम बाद में देख लेंगे। वैल्यूज़ हालांकि पूछते भी नहीं है, जैसे कि ये वाली वैल्यू याद कर लो, ठीक है ना। एंथैल्पी ऑफ कंबशन, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ अ सब्सटेंस डेल्टा HC इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कम्प्लीटली बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। हमें पता है जब भी कोई चीज़ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न की आती है इट इज कॉल्ड कंबशन। फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ईथेनॉल CH3CH2OH डेल्टा HC इज -1368 किलोजूल मोल इन वर्स। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पढ़ते हैं, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज डिजॉल्व्ड। सॉल्यूशन की बात होती है डिजॉल्व होगा इज सो मच solvent in so much solvent that further dilution results in no detectable heat change. For example, enthalpy of solution delta H sol of ammonium chloride NH4Cl is plus 16.1 kilojoule mole inverse, and that of sodium carbonate is minus 25 into 25.0 kilojoule mole inverse. आगे बढ़ते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी। एंथैल्पी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? Exothermic and endothermic reactions can easily be detected by observing the temperature of the reaction vessel before and after the reaction। एक मीटर होता है या एक थर्मोमीटर टाइप होता है, उसे हम वेसल कहते हैं, तो उसके टेम्परेचर के हिसाब से हम एंथैल्पी मेजर कर सकते हैं। As long as the heat of the reaction evolved or absorbed is considerable, more accurate values of delta H can be determined by using calorimeters। कैलोरीमीटर से हम हीट की मेजरमेंट करते हैं या एंथैल्पी चेंज की मेजरमेंट करते हैं। तो कैलोरीमीटर के हमारे पास दो टाइप्स हैं, glass calorimeter, the quantity of heat Q evolved or absorbed during the reaction can be determined by the relation Q is equal to m s delta T, where m is equal to mass of the reactants, s is equal to specific heat of the reaction mixture, and delta T is the change in temperature। ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, Q is equal to m s delta T। अच्छा s की जगह आप c भी कह सकते हो, c is the specific heat, Q is equal to m c delta T, ठीक है। bomb calorimeter is also called the coffee cup calorimeter। coffee cup calorimeter, knowing the heat capacity of the whole system, calorimeter, water, the calorimeter, water, thermometer and the stirrer, the rise in the temperature and the heat generated by the ignition, यानी कि जलाने से जो heat generate होती है burn करने से, it is possible to calculate the heat of combustion as follows। Q is equal to mc delta T, वही बात आ गई ऊपर वाला फार्मूला, where m is the number of moles of the substance burned, s is the specific heat of the capacity, s को हम c भी लिख सकते हैं, of the whole system, calorimeter, water and delta T is the rise in the temperature, ठीक है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर थोड़ी मैंने मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी है, बॉम्ब कैलोरीमीटर इज़ नॉट द कॉफ़ी कप कैलोरीमीटर, ग्लास कैलोरीमीटर इज़ कॉल्ड द वी हैव एक मिनट सॉरी बॉम्ब कैलोरीमीटर जिसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमेट्री। जो कांस्टेंट वॉल्यूम पर कैलोरीमेट्री होती है उसे हम कहते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमेट्री, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, तो कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमेट्री हम बॉम्ब कैलोरीमीटर को कहते हैं, और कांस्टेंट प्रेशर पे जो होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे जो कैलोरीमेट्री होती है उसे हम कहते हैं ग्लास कैलोरीमेट्री, और इसको एक और नाम देते हैं कॉफ़ी कप कैलोरीमेट्री। तो ग्लास कैलोरीमेट्री या कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमेट्री और कॉफ़ी कप कैलोरीमेट्री आर द सेम थिंग्स, कैलोरीमेट्री, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की मदद से हम एंथैल्पी चेंज या फिर हीट मेजर कर सकते हैं, एंड कैलोरीमीटर्स आर द इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स टू मेजर द हीट वैल्यूज़। अब असल में हम अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं ऑफ दिस चैप्टर, एंड दैट इज़ द Has law of constant heat summation। Has is law of constant heat summation। So this law states because enthalpy is a state function, the enthalpy change of a reaction is the same
रिगार्डलेस ऑफ वॉट पाथवे, वही बात पाथ के इंडिपेंडेंट है, इज टेकन टू अचीव द प्रोडक्ट्स, यानी कि पाथ इंडिपेंडेंट है, एंथैल्पी चेंज ये कहा हेज़ लॉ ने। इन अदर वर्ड्स में बोलूँ, ओनली द स्टार्ट या फिर इनिशियल एंड यानी कि फाइनल स्टेट्स मैटर करती हैं टू द रिएक्शन, नॉट द इंडिविजुअल स्टेप्स। हर एक पाथवे का स्टेप मैटर नहीं करता, मगर स्टार्ट और फाइनल वैल्यूज़ बात मेजर करती हैं। सो मैथमेटिकली हैज़ लॉ कैन बी रिटन एज summation of enthalpy change in a cyclic form is equal to 0। ये घूम फिर के फिर वहीं पर आना है जहाँ पर पहले था। तो ये साइकिल की एक इम्पॉर्टेंट बात होती है साइक्लिक प्रेजेंटेशंस की। सो बात करते हैं, दिस लॉ इज़ यूजफुल इन फाइंडिंग एंथैल्पी चेंजेस फॉर, किन किन चीज़ों के लिए एंथैल्पी चेंज मालूम करने के लिए लॉ हेल्पफुल पढ़ते हैं। नंबर 1 वी हैव इनकम्प्लीट रिएक्शंस। इनकम्प्लीट रिएक्शन की एग्जांपल है बहुत कॉमन, दैट इज़ द रस्टिंग ऑफ आयरन। नंबर 2 रिवर्सिबल reaction, and this is the like example we have synthesis of SO3 sulfur dioxide from sulfur dioxide SO2। नंबर 3 impossible reactions जो हमारे पास हो ही नहीं सकते। impossible reactions कौन से हैं? क्लोरीन प्लस 2Cl2 gives कार्बन टेट्राक्लोराइड, impossible। कंप्लीट रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, कंप्लीट रिएक्शंस तो वो हमारे पास होते हैं कार्बन प्लस हाफ ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ ऑक्सीजन, और ये हमारे पास आगे जाके बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज़ द कंप्लीट रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं लैटिस फॉर्मेशन। लैटिस यानी कि किसी भी आयन का क्रिस्टल फॉर्मेशन, लाइक मैंने पढ़ा चुका हूँ लैटिस एनर्जी वगैरह। सोडियम प्लस गैशियस आयन, क्लोरीन माइनस इनटू गैशियस आयन, वी विल गेट NaCl विच इज़ द लैटिस एनर्जी। सॉलिड है, किसी भी फॉर्म को गैशियस या सॉलिड को अलग फॉर्म में चेंज कर देना, अलग स्टेट में, दैट इज़ कॉल्ड द लैटिस एनर्जी, लैटिस फॉर्मेशन। सो अब मेरे पास एक साइकिल होती है, जैसे मैं कहता हूँ बॉर्न-हैबर साइकिल। सो बॉर्न-हैबर साइकिल इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी या फिर बॉन्ड एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए फ्रॉम अ गैशियस कंपोनेंट, आयंस या फिर गैशियस आयंस के कंपोनेंट से आयोनिक कंपाउंड का फॉर्म हो जाना। सो अब मैं इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। तो अब मैं बॉर्न-हैबर साइकिल बनाऊंगा ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड की। ये बहुत लेंथी टॉपिक है तो इसको हम जल्दी डिस्कस करते हैं और समझना भी है कि कॉन्सेप्चुअल है। सो सबसे पहले तो मैं एक फार्मूला लिख देता हूँ अगर आपको किसी भी चीज़ की कोई वैल्यू मालूम करनी है। सो फार्मूला होता है हीट ऑफ फॉर्मेशन का, डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन इज़ इक्वल टू डेल्टा हीट ऑफ आयोनाइजेशन प्लस डेल्टा हीट ऑफ प्लस डेल्टा हीट ऑफ सब्लिमेशन प्लस डेल्टा हीट ऑफ एटोमाइजेशन प्लस डेल्टा हीट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और प्लस डेल्टा हीट ऑफ आपके पास एक वैल्यू होती है, वेट अ मिनट, हाँ, डेल्टा हीट ऑफ लैटिस एनर्जी।
तो ये फार्मूला होता है हमारे पास बॉर्न हाइपर साइकिल में किसी भी चीज़ की हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करने के लिए। तो बात देता हूँ, डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन इज़ इक्वल टू डेल्टा हीट ऑफ सब्लिमेशन कर दो पहले, और उसके बाद कर लो डेल्टा हीट ऑफ आयोनाइजेशन कर लो, प्लस डेल्टा हीट ऑफ एटोमाइजेशन कर लो, प्लस डेल्टा हीट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कर लो, प्लस डेल्टा हीट ऑफ लैटिस एनर्जी कर लो। तो ये हमारे पास बॉर्न हाइपर साइकिल में फार्मूला होता है। तो अब हम इसके ज़रिए कैलकुलेट करेंगे NaCl की हीट ऑफ फॉर्मेशन या फिर लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl या फिर किसी भी कंपाउंड की फाइंड करने के लिए बॉर्न हाइपर साइकिल बनाना ज़रूरी है। सो मैं मैकेनिज़्म लिख रहा हूँ बॉर्न हाइपर साइकिल का, मैकेनिज़्म ऑफ बॉर्न हाइपर साइकिल। स्टेप नंबर 1 वी हैव सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड सोडियम, सॉलिड सोडियम की सब्लिमेशन करना। सो द एनर्जी ऑफ सब्लिमेशन फॉर Na सॉलिड इज़, सब्लिमेशन का मतलब पता है ना, किसी भी सॉलिड से गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करना विदाउट कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड, इज़ 108 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पर साइकिल बनाऊँगा, फर्स्ट स्टेप ऑफ द साइकिल लिखूँगा। सो वी हैव Na सॉलिड प्लस हाफ क्लोरीन गैशियस एटम, इसको यहाँ पे रखा मैंने और इसको मैंने हीट ऑफ सब्लिमेशन दी 108 किलो जूल्स। ठीक है ना। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और मैं इस स्टेप को थोड़ा और अच्छी तरह समझाता हूँ। अब एक और मेरे पास टर्म है, दैट इज़ द डिसोसिएशन ऑफ क्लोरीन एटम्स, dissociation of chlorine molecules. We need to form one molecule of chlorine atoms by breaking the Cl-Cl bond in half chlorine molecules. The energy required to break this bond is 121 kilojoule mole and is known as the enthalpy of atomization of chlorine atom. तो इसके लिए क्या होगा, जब मेरे पास सोडियम सब्लिमेट हुआ तो गैशियस आयन में तो बना, और हाफ क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल मुझे सिंगल फॉर्म में चाहिए, तो मैं इसको इनिशियल पे यहाँ रखूँगा और इसे दूंगा हीट ऑफ आयनाइजेशन। और ये हीट ऑफ आयनाइजेशन मेरे पास होती है, क्या कहते हैं, 496 किलो जूल। ठीक है। दिस वी हैव, एक मिनट, बल्कि मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी क्योंकि ये डायग्राम थोड़ी मुश्किल होती है ना, एनर्जी प्रोफाइल बॉन्ड हाइब्रिड बनाना, तो थोड़ा सा मुझे मिस्टेक हो गई थी। दोबारा समझाता हूँ। सोडियम सब्लिमेट हुआ विद हाफ क्लोरीन गैशियस आयन के साथ विद द डेल्टा हीट ऑफ सब्लिमेशन 108 किलो जूल्स, और बना सोडियम गैशियस आयन और हाफ क्लोरीन गैशियस आयन। अब इस हाफ क्लोरीन गैशियस आयन और Na गैशियस को मुझे देना है हीट ऑफ आयोनाइजेशन। चलो भाई दे दिया। और ये हीट ऑफ आयोनाइजेशन की वैल्यू होती है प्लस 496 किलो जूल। ठीक है। और ये मेरे पास बना यहाँ पर जाके Na प्लस गैशियस आयन, क्योंकि हमने इसको आयोनाइज करना है इनटू द आयंस। ठीक है। प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ क्लोरीन Cl2 गैशियस आयन। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको आयनाइज कर दिया। अब इसको डिसोसिएट करना है क्लोरीन आइटम्स को, तो इसके लिए मैं इस डिसोसिएशन के लिए इसको दूंगा डेल्टा हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, एटोमाइजेशन, सॉरी, AT, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंड द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज़ 121 किलो जूल्स। ठीक है। और 121 किलो जूल्स देके मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख दी, दैट इज़ वी हैव Na वही गैशियस आयन में रहा प्लस इलेक्ट्रॉन वैसा रहा, और इसको मैंने एटोमाइज कर दिया क्लोरीन को गैशियस आयन के अंदर, और इसके लिए 121 किलो जूल मेरे पास हीट ऑफ एटोमाइजेशन लगी। अब ये वापस नीचे आएगा और अब मैं दूंगा इसको, जितने भी तीनों स्टेप्स थे ये वाले,
दीज ऑल आर द एंडोथर्मिक, क्योंकि यहाँ पे प्लस था साइन। अब मैं इसको दूंगा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA, डेल्टा H EA, और फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन आयन गैस की, तो एनर्जी इज़ रिलीज इन दिस स्टेप। तो जब मुझे इसको Na प्लस गैशियस आयन और प्लस क्लोरीन गैशियस आयन, तो जब मैंने क्लोरीन को भी आयनाइज कर दिया तो एनर्जी रिलीज हुई। सो एनर्जी रिलीज इन दिस स्टेप इज इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया सोडियम का, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने गेन किया, तो Cl माइनस हो गया। तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन याद है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते थे हम। सो दिस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू मेरे पास है -349 किलो जूल्स, एंड दिस इज़ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ पर जाकर हीट ऑफ लैटिस एनर्जी मुझे मालूम करनी है। सो वेट अ मिनट। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अब लैटिस एनर्जी की वैल्यू मुझे चाहिए, तो इसके लिए फॉर्मेशन ऑफ NaCl फ्रॉम द गैशियस Na आयंस, दिस कॉरस्पॉन्ड टू द लैटिस एनर्जी विच हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। तो यहाँ पर जो है NaCl सॉलिड मुझे चाहिए था इस वाली वैल्यू से, Na सॉलिड और हाफ क्लोरीन गैशियस आयन से। सो यहाँ तक लैटिस एनर्जी मुझे मालूम करनी है डेल्टा HL, मगर मुझे हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl दी हुई है, दैट इज़ डेल्टा HF, एंड दैट इज़ द -411 किलो जूल्स। ठीक है। सो अब मैं इसके लिए लैटिस एनर्जी कैसे कैलकुलेट करूँगा, याद है फॉर्मूला, डेल्टा HF इज़ इक्वल टू डेल्टा HS प्लस डेल्टा HI.E आयनाइजेशन प्लस डेल्टा H एटोमाइजेशन प्लस डेल्टा H इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस डेल्टा H लैटिस एनर्जी। तो मुझे लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करनी है, मुझे मालूम नहीं है। सो डेल्टा HL के लिए मैं क्या करूँगा, इन सारी वैल्यूज़ को जो है एक तरफ ले जाऊँगा। सो डेल्टा HL के लिए -411 किलो जूल, जो कि हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू थी, वो मैंने यहाँ लिख ली माइनस में, क्योंकि इसको यहाँ ले आओ उसकी जगह तो माइनस हो जाएगा, प्लस -108 किलो जूल्स विच इज़ द हीट ऑफ सब्लिमेशन थी हमारे पास, बिल्कुल, प्लस 496 किलो जूल्स हीट ऑफ आयोनाइजेशन प्लस 121 किलो जूल्स हीट ऑफ एटोमाइजेशन। और क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है आगे, एक्सोथर्मिक के लिए क्या होगा, -349 किलो जूल्स विच वॉज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू। तो इन सब को मिलाकर एक मेरे पास वैल्यू आती है, डेल्टा H ऑफ लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl इज़ -787 किलो जूल्स मोल इनवर्स। तो फॉर NaCl लैटिस एनर्जी इज़ दिस वैल्यू, याद कर लो, MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाली वैल्यू। सो अगर मैं इस पूरे साइकिल को एक नेट रिएक्शन में लिखूं, तो वो कुछ इस तरह होगा कि Na सब्लिमेट हुआ सोडियम आयन, सोडियम गैशियस आयन में, फर्स्ट स्टेप था मेरे पास ये। सेकेंडली Na गैशियस मेरे पास इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और प्लस जो पॉजिटिव हो जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन अपना रिमूव कर देता है। हाफ क्लोरीन गैशियस आयन जो है सिंगल क्लोरीन गैशियस आयन में हो जाता है थर्ड स्टेप में, ये सेकंड था, ये थर्ड था। क्लोरीन गैशियस आयन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और क्लोरीन माइनस गैशियस आयन बना फोर्थ स्टेप। और Na प्लस गैशियस ने क्लोरीन गैशियस के साथ मिलकर बनाया NaCl सॉलिड फॉर्म। दिस इज़ द 5 स्टेप, टोटल 5 स्टेप्स हैं। और नेट रिएक्शन की मैं बात करूँ, Na प्लस सॉलिड हाफ क्लोरीन गैशियस आयन Cl2 gives NaCl solid. This is the net reaction. So thus lattice energy of NaCl is 787 मगर माइनस में किलो जूल मोल।
सो थोड़ा सा लगा होगा आपको मुश्किल, क्योंकि मुझे भी डिफ़िकल्ट हुई डायग्राम बनाने के लिए, मगर कोई मसला नहीं है, आप दोबारा रिव्यू कर सकते हो उसको, कोई ऐसी बात नहीं है। समझ के पढ़ोगे तो दोबारा अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो हेयर वी हैव कंप्लीटेड आवर थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर विद ऑल द थिंग्स। सो या हर चीज़ हमने बना ली है, हर चीज़ हमने दिखा दी है। सो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो ओके।